प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, कृषि से संबंधित जुड़े हुए सभी बंधुओं, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, प्रोफेसर पंतनगर विश्वविद्यालय। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में जैविक खेती के बारे में आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि जैविक खेती कैसे करें, किस तरह से करें। आज मैं थोड़ा सा एक हटके एक और समस्या है जो कृषि में है, तो ये भी कार्बन से ही संबंधित कि एक जो पराली, धान की पराली किसान बंधु लोग जलाते हैं, ये नहीं जलाएं। इसको किस तरह से प्रबंधन करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पराली जलाना बहुत बड़ी समस्या है ये, और विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के किसान और जो भी किसान हैं वो पराली बहुत धुआंधार जला रहे हैं, और इससे बहुत सारा नुकसान है। केवल वातावरण ही नहीं, वातावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसके साथ साथ जो कार्बन होता है, कार्बन बर्निंग होता है। कार्बन जो फसल में के अवशेष में जो कार्बन होता है, अगर वो कार्बन मिट्टी में जाए तो उसका बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो कार्बन मिट्टी में न जाके पूरा का पूरा कार्बन बर्न होता है। कार्बन के साथ साथ बहुत सारे पोषक तत्व वो भी बर्न होते हैं। विशेष रूप से नाइट्रोजन है, फास्फोरस भी थोड़ा बहुत बर्न होता है, पोटेशियम भी बहुत थोड़ा सा बर्न होता, सल्फर और नाइट्रोजन ये बहुत ज़्यादा बर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा ये वायुमंडल में चले जाते हैं। तो इनको अगर आप ठीक से प्रबंधन करते हैं, और कार्बन जो है विशेष रूप से अगर पराली को न जलाते हुए पराली को आप खेत में डालते हैं तो कार्बन बिल्डअप होता है, मिट्टी में कार्बन जमा होता है। और जो कार्बन होता है ये, इसको हम कहते हैं दिल, मिट्टी का दिल होता है। इससे बहुत सारी, ये तो मतलब सीधे सीधे जो नुकसान होते हैं, और अगर जलाने से बहुत सारे और नुकसान होते हैं। जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उन पे भी बहुत बड़ा फर्क आता है। अगर केंचुआ है खेत में, उस पे भी, ये हमारे मित्र कहे जाते हैं, इन पे भी बहुत बड़ा बड़ा फर्क आता है। तो अगर इन पराली को न जलाएं और इसको प्रबंधन करें ठीक से, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा, जैसा कि मैंने बताया, विशेष रूप से जो कार्बन मिट्टी में जाता है वो कार्बन है, मिट्टी का दिल है, और उत्पादकता के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो कार्बन होता है। इसके साथ साथ जो मिट्टी है, मिट्टी की उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जो भौतिक संरचना होती है, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत दुरुस्त होती है। और साथ साथ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जो उसमें जीवाणुओं की प्रक्रियाएं होती हैं, वो बहुत सुचारू ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से उसमें चलती रहती है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि इसको, क्योंकि किसान भाई लोग भी कभी कभी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको किस तरह से प्रबंधन करें, कैसे प्रबंधन करें, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा ये अनुभव है, मैंने जो है, मैं आज के 2 साल पहले मैं अपना विश्वविद्यालय फार्म, जैसा कि जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है सबसे बड़ा फार्म है उसका, अभी भी पंतनगर विश्वविद्यालय के पास 6000 एकड़ केवल फार्म की लैंड है, फार्म विश्वविद्यालय फार्म की लैंड है। मैं वहाँ मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया, और मैंने 3 साल तक कोई भी एक भी पराली मैंने न तो वहाँ से हटाया और न तो जलाया। सारी की सारी पराली, जो लगभग 500 एकड़ खेत में हम धान गेहूं लगाते थे, और धान की कोई भी पराली मैं न तो जलाया न तो वहाँ से हटाया। पूरी की पूरी पराली को हमने प्रबंधन किया, वहीं मिट्टी में मिलाया विभिन्न तरीकों से। तो ये एक, चूँकि बहुत बड़ी समस्या है, तो किसान भाई लोग जरा सा अगर ध्यान देंगे इस पे, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। इसके लिए जो मशीनरी है, मशीनरी के बहुत बड़ा महत्व है, मशीनरी का बहुत बड़ा उपयोग है इसमें। एक सुपर सीडर आता है, वो बहुत अच्छा इसके लिए वरदान है। सुपर सीडर जो है सीधे डायरेक्ट खेत में, और पराली उसमें कटने के बाद जो भी पराली बचा हुआ है उसको चाप करते हुए, उसको काटते हुए सीधे खेत में गेहूं की बुआई कर देता है। तो सुपर सीडर से बुआई एक तो किया जा सकता है, बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा पराली आपको दिखाई दे रहा हो, क्योंकि कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसमें पराली बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें 1 या 2 हैरो चला के, और इसके बाद भी सुपर सीडर
चलाया जा सकता है और सुपर सीडर बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। हाँ, ये इतना जरूर सुनिश्चित करें किसान भाई लोग कि नमी बनाए रखें, खेत में नमी बनी रहनी चाहिए। तो सुपर सीडर बहुत अच्छी तरीके से उसमें चलाया जा सकता है और सुपर सीडर से बुआई की जा सकती है। दूसरा ये किया है कि उसमें मल्चर चला के पहले जो भी पराली है उसमें भूसा जो है धान का, वो उसको मल्चर चला के और कट कर दें, पूरा उसको चाप कर दें, चाप करके उस पे स्प्रेड हो जाएगा ऊपर। और फिर उसको मोल्ड बोर्ड प्लाऊ से उसको टर्निंग प्लाऊ बोलते हैं, उसको टर्न कर दें, खेत में ही टर्न कर दें और पूरा का पूरा भूसा जो है वो खेत में टर्न हो जाएगा। और ऊपर फिर हल्का हैरो चला के और फिर इसके बाद गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसान भाई लोग चाहें तो उसमें 3-4 बार, 4 से 5 बार हैरो चला के और उसको उसमें पराली को मिक्स करके उसमें बुआई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हैरो चला के या मोल्ड बोल्ट चलाने के बाद उसमें एक समस्या आती है। जब सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो जो उसका फरो ओपनर होता है कभी कभी उठ जाता है, कभी उसमें बीज नहीं गिरता, वो ऊपर उठ जाता है, उसमें धंसता नहीं है, तो बीज ऊपर ही रह जाता है, जमता नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमारे पास एक बहुत पुराना डिस्क सीड ड्रिल पड़ा हुआ था। जो फरो ओपनर होता है, जो खुरपी होती है, खुरपी से जो खोलते हैं उसमें खुरपी की जगह डिस्क होता है, डिस्क उसको फरो को ओपन करता है और उस डिस्क के बीच में सीड गिरता है और उसी में फर्टिलाइजर भी गिरता है। तो इस तरह से अगर डिस्क सीड ड्रिल आप यूज करेंगे बजाय इसके कि जो फरो ओपनर, जो खुरपी वाला सीड ड्रिल, जो पुराना सीड ड्रिल है, उसको न इस्तेमाल करते हुए अगर डिस्क सीड ड्रिल इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बहुत आसानी से बुआई किया जा सकता है। तो ये 2-3 जो विधियां हैं, ये विधियां बहुत ही लाभप्रद हैं और इससे उसमें जो पराली है वो पराली का प्रबंधन बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। किसान भाई लोग, एक चीज और समस्या आती है कि इसमें, हालांकि चूंकि मुझे अनुभव है और मैं इसलिए इस अनुभव को आपको शेयर कर रहा हूं कि जब पराली, पूरा का पूरा पराली हम खेत में डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की थोड़ा ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में और विशेष रूप से जब आप पहला पानी लगाते हैं और पूरी की पूरी पराली जब ये कांटेक्ट में आती है, मिट्टी के, पूरी पराली और मिट्टी का जब कांटेक्ट होता है तो उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसमें जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें नाइट्रोजन का विशेष रूप से, उसको बोलते हैं इमोबिलाइजेशन हो जाता है, नाइट्रोजन उसमें नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए फसल को, तो फसल पीली पड़ जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन, एटलीस्ट जो भी किसान भाई लोग नाइट्रोजन यूज करते हैं गेहूं के लिए, वो लगभग 1/4 नाइट्रोजन उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप पूरे फसल में, गेहूं की फसल में 3 बैग यूरिया डालते हैं तो 3 बैग की जगह 4 बैग डालें। अगर 1 एकड़ में 4 बैग डालते हैं तो 4 बैग की जगह 5 बैग यूरिया डालें। तो इससे आपका जो पीलापन आता है, जो उसको शॉर्ट टर्म राबरी बोलते हैं नाइट्रोजन की, थोड़े दिन के लिए नाइट्रोजन उसमें नहीं पहुंच पाता, इमोबिलाइजेशन होता है तो नाइट्रोजन शाक लग जाता है प्लांट को, पीलापन पड़े, तो वो पीलापन नहीं होगा। और दूसरे ये है कि नाइट्रोजन को की 1/4 मात्रा बुआई के समय दें और आधी मात्रा, जो 50% नाइट्रोजन जो है, वो जब आप पहली सिंचाई करें, सिंचाई करने के बाद जैसे ही पैर गीला रहे, अच्छा खासी नमी रहे उसमें, पैर रुके, उस पर चलने पे पैर धंसे न, तुरंत उसमें 50% नाइट्रोजन अप्लाई कर दें, उसमें नाइट्रोजन डाल दें। तो 1/4 नाइट्रोजन बुआई के समय डालें और आधा नाइट्रोजन जो है वो पहली सिंचाई पे, बिल्कुल जब नमी खूब बनी रहे उसी अवस्था में नाइट्रोजन, आधा नाइट्रोजन डाल दें और शेष बचा हुआ 1/4 नाइट्रोजन जो है
वो दूसरी सिंचाई के बाद डालें। अगर इस तरह से नाइट्रोजन आप डालते हैं तो उसमें जो पीलापन आता है वो पीलापन नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के बीच में या कभी दूसरी सिंचाई के बाद आपको थोड़ा पीलापन दिखाई देता है, तो उसमें आप 1 से 2 छिड़काव नैनो यूरिया के कर सकते हैं। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि नैनो यूरिया डालने के लिए यूरिया की जो मात्रा है उसको कम न करें। यूरिया जितना मैंने बताया 1/4 यूरिया उसमें ज्यादा डालें, और अगर आपको हल्का पीलापन दिखाई देता है तो उसमें नैनो यूरिया का छिड़काव कर दें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे 1-2 साल के बाद आपकी मिट्टी जो है उसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप देखेंगे कि जो धान की फसल है उसमें आप फास्फोरस आधा कर दीजिए, पोटेशियम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे 1 आध साल के बाद, तो तब भी आपकी धान की फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो पुआल में सिलिका होता है वो सिलिका भी जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व जाएंगे, और विशेष रूप से जो मिट्टी की जो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और उसमें जो फसल होगी दिन प्रतिदिन, चाहे आप गेहूं की फसल हो, आगे जाके धान की फसल हो, बहुत अच्छी फसल आप ले सकते हैं। और पोटेशियम आप बचा सकते हैं। पोटेशियम अगर नहीं भी डालेंगे 1-2 साल के बाद, तब भी आपकी धान की और गेहूं की ये सारी फसलें जो है वो बहुत अच्छी होती चली जाएगी। साथ साथ अगर कभी आपको, चूंकि ऑर्गेनिक मैटर इसमें इतना ज़्यादा जा रहा है, कार्बन इतना ज़्यादा जा रहा है, कार्बन का बिल्डअप होगा मिट्टी में, कार्बन मिट्टी में ज़्यादा जाएगा, तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो इतना बढ़िया बना रहेगा कि कभी आपको ऐसी कंडीशन आती है कि ड्राई स्पेल हो जाता है, ड्राई हो जाता है, पानी नहीं दे पाते हैं, तब भी मिट्टी में जो है वो पानी की जल धारण क्षमता, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वो भी इंक्रीज हो जाती है। बायोलॉजिकल कैपेसिटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसमें अगर ड्राई स्पेल आता है तब भी आपकी फसल मरने के चांसेस कम होते हैं। या कभी ऐसा हो गया, कभी कभी हमने अक्सर देखा है आजकल चूंकि क्लाइमेट चेंज चल रहा, क्लाइमेट चेंज हो गया है, कभी गेहूं के समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, पानी लग जाता है गेहूं में, तो तब भी गेहूं पीलापन गेहूं में आ जाता है। अगर आप इस तरह से पराली को प्रबंधन आप करते रहेंगे, मैनेज करेंगे, तो आपके उसमें जो अगर अधिक मात्रा में कभी बारिश हो गई तो उसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक अनुभव बताता हूं। मैंने लगभग 2020-21 की बात है, बारिश बहुत हो गई अक्टूबर के महीने में, और मैंने उसमें गन्ने की बुआई कर दिया था, लेकिन पूरा पराली, उसमें हमने पराली को पूरा इनकॉर्पोरेट करके गन्ना और सरसों बोया हुआ था। न तो इसके बाद हैवी बारिश हो गई, जिस दिन बुआई किए उसी के दूसरे दिन बारिश, पूरा फ्लड आ गया यहाँ पे, लेकिन न तो हमारा गन्ना सड़ा और न तो हमारी सरसों सड़ी। इवन सरसों भी हमारी पूरी जम गई और गन्ना भी हमारा पूरा जम गया। क्यों? क्योंकि पराली को पूरा का पूरा हमने मिट्टी में मिलाया हुआ था, मिट्टी में इनकॉर्पोरेट किया हुआ था, इसलिए मिट्टी में हवा का आवागमन बना रहा और हमारा गन्ना सड़ा नहीं। तो जो ये क्लाइमेट चेंज, जो एबरेंट वेदर कंडीशन अगर कभी ऐसी आती है, तो किसान भाई लोग, अगर आप पराली को प्रबंधन करते हैं, खेत में ही प्रबंधन करते हैं, पराली को नहीं निकालते हैं, तो आपका इस तरह से जो क्लाइमेटिक प्रभाव आता है, एबरेंट वेदर सिचुएशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशन आती है, कभी जो विपरीत कंडीशन आती है क्लाइमेटिक की, उस दशा में भी आप अच्छी फसल, बढ़िया फसल आप ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्वों के, क्योंकि किसान भाई लोग, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे बायोजाइम्स, इन सब चीज़ों का छिड़काव करते हैं, तो जिससे उनकी लागत बढ़ रही है। अगर आप पराली का इस तरह से प्रबंधन करते रहेंगे तो आपके ये बायोजाइम वगैरह, इन सब चीज़ों के या सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो छिड़काव है, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे ज़रूरत नहीं पड़ेगी
और मृदा का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। मृदा का बायोलॉजिकल कंडीशन जो है, सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म पोषक तत्व, ये सारी चीज़ें उसमें मिलती रहेंगी फसलों को, और आपकी मिट्टी जो है वो सस्टेनेबल, सतत आपकी उत्पादकता आपकी बनी रहेगी। तो किसान भाई लोग, हमारा यही अनुरोध है आपसे, आप विभिन्न तरीके से इस तरह से पराली का आप प्रबंधन करके आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर इस पे आपको दिखाई देगा। अगर आप फिर भी आपको कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से हम पराली का प्रबंधन करें। अगर इस तरह से आप पराली का प्रबंधन करेंगे तो जो वातावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है, वातावरण भी प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, प्रदूषण से बचाव होगा। इसके साथ साथ हमारी मिट्टी की सतत उत्पादकता, उत्पादन और उत्पादकता ये बनी रहेगी। हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसानों तक पहुँचाएं, और जो स्टूडेंट्स हैं, विशेष रूप से एग्रीकल्चर पढ़ने वाले, वो लोग भी इसकी जानकारी लेके और किसानों को इस तरह की जानकारी देते रहें, जिससे किसान जो है वो पराली को न जलाए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।